हेलो एवरीवन, मैं राहुल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस दीवाने शॉर्ट्स में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है कि सभी लोग बढ़िया होंगे, सभी की अच्छे से पढ़ाई, सभी का अच्छे से रिवीजन चल रहा होगा। ठीक है, तो आपकी पढ़ाई में थोड़ा और प्लस पॉइंट ऐड करने के साथ साथ आपको पता है भाई, हम यहाँ पे विविध प्रश्नावलियों की क्वेश्चंस कर रहे हैं लगातार। पिछली कुछ वीडियोस आपने देखी होंगी जिसमें हमने सीरियल वाइज चैप्टर नंबर 1 से लेके ऐसे ही हम तो ऑन क्या कर रहे हैं, अलग अलग आगे आगे चैप्टर्स की विविध प्रश्नावलियों के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं जो काफ़ी यूजफुल होंगे आपके रिवीजन के लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए, सेल्फ मूल्यांकन के लिए और आपकी तैयारी के लिए 2024 बोर्ड्स की। ठीक है, तो इसी क्रम में हमारे पास जो चैप्टर है वो है अवकलज का अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, जो बुक फर्स्ट का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, बुक फर्स्ट में 6 चैप्टर हैं, ये लास्ट चैप्टर है बुक फर्स्ट का। इससे पहले की 5 वीडियोज आ चुकी हैं चैनल पर। ठीक है, इससे पहले की 5 वीडियो यानी 5 चैप्टर की विविध प्रश्नावलियों के रिलेटेड वीडियोज आ चुकी हैं। वो आपने नहीं देखी है तो जरूर उनको देख लीजिएगा, वीडियोस वाले सेक्शन में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है तो करते हैं शुरू आज के विविध प्रश्नावलियों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि ये जो लाइव वीडियो है दोस्तों तक पहुंच जाए आपके। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, ओके, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर लॉग एक्स अपॉन एक्स द्वारा प्रदत्त फलन एक्स बराबर ई पर उच्चतम है। पता होगा आपको, एप्लीकेशन डेरिवेटिव में हमारे पास एक क्वेश्चन आते हैं, एक या कुछ तो एक टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें उच्चतम निम्नतम सिद्ध करना होता है। तो इसमें बस एक प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस आपको फॉलो करनी होती है। ठीक है, ये आपके पास, इसको साइड में रख लेंगे पहले तो। ठीक है, तो क्या प्रोसेस होती है उच्चतम या निम्नतम प्रूफ करने के लिए, सिद्ध करने के लिए कि उच्चतम है कि निम्नतम है भाई। सबसे पहले तो फंक्शन को पकड़ो। ठीक है, इस फंक्शन को पकड़ा, पकड़ लिया इसको, log x अपॉन एक्स। ठीक है, फिर इसके बाद इसका क्या करना है, अवकलन करना है। क्या करना है, इसका अवकलन यानी डिफरेंशिएशन कर दो उसका। अवकलन करेंगे तो भाई एफ एक्स दोनों तरफ होगा अवकलन। एफ एक्स का अवकलन एफ डैश एक्स होता है, एफ एक्स का अवकलन एफ डैश एक्स होता है। और इसका अवकलन कितना होगा भाई, इसका अवकलन कितना होगा, ये u अपॉन वी वाला फॉर्मूला लगेगा। नीचे वाले को छोड़ देंगे, ऊपर वाले का अवकलन करेंगे, माइनस ऊपर वाले को छोड़ देंगे और नीचे वाले का अवकलन करेंगे। सही है, और अपॉन में क्या आता है, नीचे वाले का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर। तो ये u अपॉन वी, जब भी कोई चीज़ बट्टे में होती है, भाग में होती है, तो उसका अवकलन इसी फॉर्मूले से किया जाता है। नीचे वाले को छोड़ देते हैं, ऊपर वाले का अवकलन करते हैं, ऊपर वाले को छोड़ देते हैं, नीचे वाले का अवकलन करते हैं और अपॉन वाले का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, एफ डैश एक्स हमारा कितना आएगा भाई, सॉल्व कर लो इसको आगे। एक्स लॉग एक्स का डी बाई डी एक्स कितना होता है, 1 अपॉन एक्स, माइनस लॉग एक्स, और एक्स का डी बाई डी एक्स कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, कितना होता है, 1 होता है, अपॉन में एक्स स्क्वायर, अपॉन में एक्स स्क्वायर। आगे फर्दर सॉल्व करेंगे इसको, तो एफ डैश एक्स बराबर, एक्स से एक्स कटेगा, कितना बचेगा, 1 माइनस लॉग एक्स इंटू 1 कितना हो जाएगा, लॉग एक्स, और अपॉन में एक्स स्क्वायर, अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो पहला स्टेप हमारा हो चुका है कंप्लीट। जब भी कोई क्वेश्चन आपके पास आता है कि सिद्ध करिए कि उच्चतम है या निम्नतम है, या प्रूफ करिए या जांच कीजिए सिद्ध उच्चतम है या निम्नतम है, मैक्सिमम है या मिनिमम है फंक्शन, तो सिंपली क्या करा जाता है, फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया जाता है, अवकलन कर दिया जाता है। तो हमने अवकलन कर दिया है इस फंक्शन का। सेकंड स्टेप है इस अवकलन को यानी इस एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रख के देखना है भाई। ठीक है, तो 0 के बराबर रख देते हैं इसको। ओके, तो 0 के बराबर इसको पुट करते हैं, एफ डैश एक्स बराबर 0 रखने पर, एफ डैश एक्स बराबर 0 रखने पर। ठीक है, 0 रखेंगे एफ डैश एक्स को, तो वो जो हमारा एफ डैश एक्स आया है इसको 0 रख देंगे, यानी 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर उधर 0 के साथ गुणा में जाएगा तो वो 0 हो जाएगा, है ना, ये इधर जाएगा एक्स 1 के 0 के साथ गुणा में, तो 1 माइनस लॉग एक्स बराबर 0 बचेगा। ओके, ये माइनस का लॉग एक्स इधर जाएगा तो लॉग एक्स प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का लॉग एक्स उधर जाके प्लस का लॉग एक्स हो जाएगा। ठीक है, बात सही होगी। ओके, तो हमारे पास ये कंडीशन आके रुकी है कि भाई 1 बराबर लॉग एक्स आया है। ठीक है, अब देखो ये कंडीशन एक ही चीज एक ही केस में पॉसिबल है, एक ही केस में पॉसिबल है। अच्छा मुझे खुद बताओ, चलो मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे लिखा है कि 2 गुणा ए
इक्वल्स टू 1। मैंने एक कंडीशन आपके पास लिख दी कि 2 मल्टीप्लाई ए बराबर 1 आ रहा है, और मैं आपसे पूछूं कि 1 की ए की जगह क्या होना चाहिए भाई। ए की जगह ऐसा क्या चीज रही होगी कि उनको दोनों को गुणा करके बनाया है। तो आपके दिमाग में फटाक से घंटी बज जाएगी कि ए की जगह पक्का 2 का व्युत्क्रम रहा होगा, प्रतिलोम रहा होगा 2 का। क्योंकि भाई किसी भी संख्या को या किसी भी फंक्शन को मैथ्स में उसके इनवर्स बोलो या रेसिप्रोकल बोलो, उससे मल्टीप्लाई किया जाता है तो 1 आंसर आता है ना। तो ए की जगह अवश्य 1/2 रहा होगा। सेम वैसे ही जैसे साइन के साथ अगर मैं कॉसेक की मल्टीप्लाई करूं तो 1 आता है, क्योंकि साइन और कॉसेक आपस में एक दूसरे के प्रतिलोम होते हैं। सेम अगर मैं टेन के साथ कॉट का मल्टीप्लाई करूं, थीटा लगा दो चलो, तो भी आंसर 1 आएगा। उसी प्रकार अगर मैं सेक के साथ कॉस का मल्टीप्लाई करूं तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे के प्रतिलोम फलन होते हैं, है ना। तो उसी प्रकार 2 का प्रतिलोम 1/2 होता है, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके 1 आएगा। क्लियर है भाई? ओके। तो ये कॉन्सेप्ट अगर मैं यहाँ पे लगाऊं तो भाई लॉग के साथ x की मल्टीप्लाई होके 1 आ रहा है, तो ये x की जगह कुछ ना कुछ होगा, मतलब ये x इसका व्युत्क्रम होगा। और log का व्युत्क्रम यानी प्रतिलोम क्या होता है, जैसे साइन का प्रतिलोम साइन इनवर्स होता है, कॉस का प्रतिलोम कॉस इनवर्स होता है, तो वैसे ही log का इनवर्स e होता है, यानी एक्सपोनेंशियल होता है। क्या होता है, चर घातांकी होता है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख देंगे यह तभी संभव है, यह तब ही संभव है, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन x इज इक्वल्स टू e। e बोलते हैं जिसको, चरघातांकी एक्सपोनेंशियल बोलते हैं जिसको। संभव है जब x बराबर e होगा। x बराबर क्या होगा, e होगा। ये तभी पॉसिबल है भाई, x की जगह जब e होगा, यानी log e, log के साथ जब e आ जाए, क्योंकि log और e आपस में एक दूसरे के प्रतिलोम ये बोलते हैं, या इनवर्स बोल लो, तो ये एक दूसरे में आपस में गुणा होकर बनाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये चीज। तो ये तभी पॉसिबल है जब ये होगा। क्लियर है भाई? ठीक है, अब बस हमको प्रूफ क्या करना है कि उच्चतम है भाई x बराबर e पे। तो उच्चतम या निम्नतम प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, डबल डैश x निकालते हैं, यानी एक और बार अवकलन करते हैं, और उसका साइन माइनस या प्लस होगा, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमने एक बार तो कर रखा है, इसका दोबारा से अवकलन करेंगे अब। ठीक है तो हमारे पास था f डैश x था हमारा 1 माइनस लॉग x अपॉन में x स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस लॉग x अपॉन में एक्स स्क्वायर। इसके बाद हम एफ डबल डैश निकालेंगे। ठीक है, एफ डबल डैश एक्स डैश एक्स ज्ञात करने पर, एफ डबल डैश एक्स ज्ञात करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे भाई, सिंपल वैसे ही व्यू अपॉन वी वाला दोबारा से लगाएंगे, तो एफ डबल डैश एक्स बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, नीचे वाले को छोड़ देंगे, ऊपर वाले का अवकलन करेंगे, यानी 1 माइनस लॉग एक्स का अवकलन करेंगे, माइनस 1 माइनस लॉग एक्स को छोड़ देंगे, और ऊपर नीचे वाले का अवकलन करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे, एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे अपॉन में कितना, नीचे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, डी बाई डी एक्स, वन का अवकलन कितना होगा, 0, और माइनस लॉग एक्स का अवकलन कितना होगा, माइनस का 1 अपॉन एक्स, माइनस 1 माइनस लॉग एक्स वैसे ही रहेगा, और 2 एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना हो जाएगा, 2x, एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना हो जाएगा, 2x, और नीचे हो जाएगा एक्स की पावर, नीचे हो जाएगा कितना, एक्स की पावर 4, एक्स स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर आ गया ना, नीचे वाले का स्क्वायर होता है। ठीक है, थोड़ा सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्व करेंगे इसको भाई, तो यहाँ पे देखिए सॉल्व करेंगे इसको आगे, तो ये एक्स से इसकी एक पावर कम हो जाएगी, तो ये एफ डबल डैश एक्स कितना आएगा, ये आ जाएगा माइनस का एक्स, माइनस का एक्स आ जाएगा, इसको एक पावर काट देगा ना, तो माइनस का एक्स बचेगा। साथ में इस 2x की इससे और इससे दोनों से मल्टीप्लाई होगी, 2x की 1 से होगी तो माइनस का 2x, और 2x की इससे होगी तो माइनस का 2x लॉग x। ठीक है, 2x क्योंकि बाहर था उसके, अपॉन में x की पावर 4, अपॉन में x की पावर 4। ठीक है, एफ डबल डैश एक्स बराबर, ये दोनों हो जाएगा माइनस का 3x माइनस का 2x लॉग x अपॉन में x की पावर
4 अपॉन में x की पावर 4। ठीक है, ओके ओके। अब क्या करो, अब क्या करो, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लोगे अंदर तो क्या बचेगा, 3x प्लस का 2x, x माइनस एक्स कॉमन ले लीजिए, माइनस एक्स कॉमन ले लो दोनों में से, क्योंकि x भी है दोनों में, तो माइनस का x कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 3 प्लस का 2 लॉग x, प्लस का 2 लॉग x अपॉन में x की पावर 4, अपॉन में x की पावर 4। x से एक पावर इसकी और कम हो जाएगी, ऊपर वाला x गायब हो जाएगा, तो ऊपर केवल बढ़ेगा माइनस का, ये बचेगा 3 प्लस 2 लॉग x अपॉन में x की पावर 3 हो जाएगा नीचे अब। ठीक है, अब लास्ट में आपने क्या रख देना है, x बराबर e रख देना है, क्योंकि हमें उसी पॉइंट पे चेक करना है ना। x बराबर e रख दो यहाँ पे, रखने पर x बराबर e रख दो यहाँ पे, तो f डबल डैश x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का भार है 3 प्लस 2 लॉग e और अपॉन में e की पावर 3, e की पावर 3। देन हमारे पास आ जाएगा f डबल डैश x -3 प्लस का 2 लॉग e अपॉन में e की पावर 3। आपको पता है, मैंने अभी बताया था, लॉग के साथ जब e आता है तो उसका आंसर कितना होता है, उसका आंसर कितना होता है भाई, 1 होता है उसका आंसर। तो यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करके 1 आ जाएगा, यानी 2 1 जा 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 भी है यहाँ पे, तो लॉग e का आंसर 1 आएगा, तो t हो जाएगा 2 1 जा 2 और अपॉन में e की पावर 3। और इसको सॉल्व करेंगे तो f डबल डैश x का साइन कितना आ जाएगा, 3 में से 2, 3 और 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 5 e की पावर 3। तो ये देखिए ऋणात्मक आ रहा है ना, f डबल डैश हमारा, f डबल डैश x क्या है, ऋणात्मक है, ऋणात्मक यानी नेगेटिव आ रहा है साइन, ऋणात्मक है, ऋणात्मक है। नेगेटिव साइन आ रहा है तो उल्टा चलता है, अगर माइनस में आ रहा है तो मैक्सिमम होता है, और अगर पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमम होता है। ठीक है, अगर आप f डबल डैश x का साइन अगर माइनस में आ रहा है तो उस बिंदु पर वो फलन उच्चतम होता है, माइनस आया तो उच्चतम, पॉजिटिव आया तो निम्नतम, उल्टा चलता है। ठीक है, तो किस बिंदु पर हमने ये निकाला है, x बराबर e रखा है ना हमने, तो यहाँ पे लिख देंगे आप, चूंकि लास्ट में आपने लिखना है, चूंकि x बराबर e पर जो हमारा द्वितीय कोटि का अवकलज, जिसको हम f डबल डैश x बोलते हैं, इज लेस देन 0, नेगेटिव का मतलब लेस देन 0, अतः x बराबर e पर फलन क्या होगा, उच्चतम होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है भाई, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम चेक करते हैं कि उच्चतम है कि निम्नतम है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी निश्चित आधार b के एक समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं 20 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर पर 20 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से घट रही हैं। उस समय जब त्रिभुज की समान भुजाएं आधार के बराबर हैं, उसका क्षेत्रफल भी कितनी तेजी से घट रहा है, ये ज्ञात करना है आपने। ठीक है, देखेंगे ध्यान से, क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझ लेंगे। हमारे पास दे रखा है समद्विबाहु त्रिभुज, क्या दे रखा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज, ये रहा भाई। ठीक है, ये हमारा एक समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है। ओके, अब क्वेश्चन में ध्यान से देखिए कि दे क्या क्या रखा है। ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, ये बोल रहा है कि निश्चित आधार b, इस समद्विबाहु त्रिभुज का जो आधार है वो कितना है, b है, मतलब आधार की लंबाई कितनी है, b है। ओके, पहली बात। दूसरी बात है कि इसकी दोनों भुजाएं सेम होती हैं, समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं सेम होती हैं, एक भुजा अलग होती है, तो एक भुजा तो दे रखी है b, बाकी इन दोनों को मान लो x x, क्योंकि इन दोनों की लंबाइयाँ सेम होगी, ये दोनों सेम है, ये क्या है, ये इसकी लंबाई उन्होंने b दे रखी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में दिया क्या क्या है, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया क्या क्या है, ध्यान से देखिएगा। किसी निश्चित आधार b के एक समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं, जो समान भुजाएं हैं ना, x और x, ये 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से घट रही हैं भाई। तो जो समान भुजाएं हैं, पहले यहाँ पे लिख देंगे समान भुजाएं, समान भुजाएं जो इक्वल साइड्स हैं, उनको मान लो x, मान लो दोनों की दोनों x x हो जाएंगी। ठीक है, दोनों की दोनों x x हो जाएंगी, और यहाँ पे दिया है हमको
कि इन्हीं समान भुजाओं की जो घटने की दर है, घटने की दर यानी एक्स के घटने की दर किसके सापेक्ष, टाइम के सापेक्ष, क्योंकि वहां पे देखिए सेंटीमीटर पर सेकंड है ना, यानी अपॉन में dt होगा। तो ये जो समान भुजा यानी एक्स है, जो हमने एक्स माना है, इसके घटने की दर कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अब घटने की दर है तो यहाँ पे मैं 3 के साथ माइनस भी लगाऊंगा, ठीक है, 3 के साथ माइनस भी लगाएंगे अगर घटने की दर, अगर बढ़ने की दर होता है तो पॉजिटिव लगाते हैं, घटने की दर में माइनस लगाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में हमको निकालना है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितनी तेजी से घट रहा है। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का, दो तरीके हैं। या तो एक तरीका है हीरोन्स वाला फॉर्मूला, याद है आपको क्लास 9th में, याद होगा, हीरोन्स का एक फॉर्मूला होता है, वहां से भी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो आप। एक और तरीका है, थोड़ा इजी पड़ेगा, देखिए मैं यहाँ से, अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींच दूँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दूँ, अगर यहाँ से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दूँ, यानी समकोण समद्विभाजक, समकोण समद्विभाजक 90 डिग्री वाला समद्विभाजक, मतलब एक 90 डिग्री भी होगा और समद्विभाजक भी, यानी पी को आधे आधे भागों में बांट देगा, ठीक है। अच्छा मैं इसका नाम लिख देता हूँ, ए बी सी और डी, यानी अगर बी से लेके डी तक पूरा बी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ बी है, तो बी से लेके सी तक कितना हो जाएगा, बी से लेके डी तक की लेंथ है बी, तो खुद ही बताइए, खुद ही बताइए, बी से लेके सी तक कितना होगा बताइए, बी से लेके सी तक कितना होगा, बी का आधा यानी b/2, एंड सी से लेके डी तक भी उतना ही होगा, b/2, क्योंकि ये जो क्या है समद्विभाजक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके ओके ओके। अब ये वाला जो त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज दिख रहा है आपको, ए बी सी, सॉरी ए बी सी, हाँ ए बी सी जो त्रिभुज है, इसमें पाइथागोरस लगा देते हैं, पाइथागोरस लगा दो इसमें। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस अप्लाई करने पर, पाइथागोरस से, पाइथागोरस के अनुसार कर्ण का जो वर्ग होता है वो बराबर होता है आधार प्लस लंब के वर्ग के बराबर, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, परपेंडिकुलर का वर्ग प्लस आधार प्लस बेस का वर्ग, ठीक है। तो इस त्रिभुज को ध्यान से देखोगे तो इसमें कर्ण क्या है एक्स, ठीक है, आधार क्या है बी सी, और लंब क्या है ए सी, ठीक है। कर्ण है हमारा एक्स का स्क्वायर, आधार है हमारा बी सी का स्क्वायर, और लंब है हमारा ए सी का स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, बी सी अभी हमने नीचे आपने बताया मैंने, b/2 का स्क्वायर, और ए सी का स्क्वायर निकालना है हमको, ठीक है, ए सी का स्क्वायर निकालना है, क्यों निकालना अभी पता चलेगा आपको। ए सी का स्क्वायर निकालने के लिए इसको ले जा लिए एक्स स्क्वायर माइनस b/2 का होल स्क्वायर, साथ में अंडर रूट आ जाएगा इधर, क्योंकि ए सी इधर स्क्वायर में, ठीक है, ए सी का जो स्क्वायर इधर आ जाएगा अंडर रूट में, ये ए सी की वैल्यू, अर्थात ये क्या है लंब है भाई। अब खुद बताइए, अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ठीक है, सीधा त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, क्योंकि इसी को बताना है ना, क्षेत्रफल घटने की दर बढ़ने की दर अगर हमें निकालनी है तो हमको अवकलन करना पड़ेगा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकाल के उसका अवकलन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ए बी डी का जो क्षेत्रफल होगा ये हम इस तरीके से निकालेंगे भाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट यानी आधार गुणा ऊंचाई। अब त्रिभुज का बेस देखिए, इस पूरे पूरे वाले त्रिभुज का बेस क्या है बी, लेकिन ऊंचाई हमको पता नहीं थी, इसलिए हमने ये लंब खींचा है, और इसीलिए पाइथागोरस लगा के इस ए सी की वैल्यू निकाली है हमने, ठीक है। तो आधार हो गया बी, और ये लंब हो गया जो हमने अभी निकाला, ये इतना बड़ा, ये गया ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे रख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल मान लो ए, और 1/2 आधार है हमारा बी, और हाइट है हमारा, यानी परपेंडिकुलर है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस b/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आ गया। अब हमें बस इसका क्या करना है, अवकलन करना है, किसके सापेक्ष करेंगे अवकलन, t यानी समय के सापेक्ष करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया है ना वो भी समय के सापेक्ष ही है, पर सेकंड मतलब पर अपॉन टाइम, ठीक है। तो भाई इसका t के सापेक्ष अवकलन कर दो, t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा dA/dt, dA/dt, 1/2 और b दोनों कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा 1/t और b, ठीक है। अवकलन करना पड़ेगा हमको d/dt किसका, इसका, एक्स स्क्वायर माइनस b² अपॉन 2 का
ठीक है, ओके। अब इसी का अवकलन करना है आपको। रूट एक्स वाले तरीके से उसका अवकलन होएगा 1/2 मल्टीप्लाई बी। अगर रूट एक्स होता है तो उसका अवकलन हमारा होता है 1/2 रूट एक्स। एक्स की जगह हमारा ये पूरा है एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा ये b/2 का होल स्क्वायर खोल लो, खोलने से मेरा मतलब है b² हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये क्योंकि x है नहीं तो इसको एज अ एक्स, इसका दोबारा से हमको क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। d/dt कितना किसका करना पड़ेगा, x² - b²/4 का दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा, ठीक है। अंडर रूट के अंदर अगर कुछ भी होता है तो उसमें 1/2, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ भाई। अगर d/dx ऑफ अंडर रूट एक्स होता तो ये 1/2 रूट एक्स हो जाता है। तो रूट एक्स होता तो यहाँ पे भी एक्स होता है, यहाँ पे रूट के अंदर इतनी बड़ी चीज़ है तो यहाँ पे भी रूट के अंदर उतनी बड़ी चीज़ आ जाएगी। बट अकॉर्डिंग टू श्रृंखला नियम ऑफ अवकलन, एक्स के स्थान पे कुछ भी आएगा तो उसका दोबारा से हमको पकड़ के अवकलन करना पड़ता है, ठीक है। तो इसी का इसलिए दोबारा से अवकलन करना पड़ रहा है। तो सॉल्व करेंगे इसको भाई ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, ओके। तो ये हो जाएगा da/dt, da/dt कितना आ रहा था 1/2 मल्टीप्लाई में b, साथ में 1/2 अंडर रूट में x² माइनस b²/4, साथ में d/dt ऑफ x² माइनस b², ठीक है। da/dt 1/2 b 1/2 रूट में x² माइनस b²/4 मल्टीप्लाई, x² का अवकलन कितना हो जाएगा 2x, और b²/4 की कांस्टेंट है वो तो उसका अवकलन 0 हो जाएगा, उसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, केवल x² का अवकलन 2x आया है। काट दो काट दो, 2x से ये चल गया, 2 से 2 चला गया, ठीक है। अब आपको याद होगा इस ये बोल रहा है, ये बोल रहा है साथ में एक बात और ध्यान रखना है, यहाँ पे dx/dt भी हो जाएगा, ठीक है। साथ में यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx/dt भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये फंक्शन हमारा x का है और हम अवकलन t के सापेक्ष कर रहे हैं। फंक्शन हमारा x का है, अवकलन हम t के सापेक्ष कर रहे हैं, तो t के अलावा तो जो भी वेरिएबल दिखेगा वो t उसके साथ चिपक जाता है, ठीक है। अगर ये t का ही होता, मान लीजिए अंदर x की जगह t ही होता, तो d/dt यानी इसका आंसर तो 1 आ जाता, मतलब इसका आंसर 1 आ जाता। लेकिन ये जो नीचे t है ना, ये बहुत मतलब ये है, इसको t के अलावा कुछ भी दिखेगा, इसको t के अलावा कुछ भी दिखेगा, x y z अलाना फलाना कुछ भी दिखेगा, वो उसके साथ चिपक जाता है दोबारा से, ठीक है। तो d/dt इस x के साथ भी चिपक जाएगा। अब चिंता मत करना, इसकी वैल्यू पहले से दे रखी है क्वेश्चन में, स्टार्टिंग में दी थी ना माइनस का, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई, ओके, da/dt, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको थोड़ा सा, b मल्टीप्लाई, ये 2 तो चला गया, b/2 रह गया, ये b और ये 2 रह गया, अपॉन में अंडर रूट में, सॉल्व करेंगे इसको, x² माइनस, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, ये 4 जाएगा उसके साथ, 4x² माइनस का b² अपॉन में 4 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई dx/dt की वैल्यू -3 दिया था क्वेश्चन में, दिया था -3, ठीक है। अब ध्यान से देखना क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, क्वेश्चन पढ़ोगे तो बोल रहा है कि क्षेत्रफल, उसका क्षेत्रफल कितनी तेजी की दर से घट रहा है यदि यदि त्रिभुज की समान भुजाएं आधार के बराबर हैं। हमने हमने क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर निकाल दी है, अवकलन कर दिया ना हमने, इसके आगे भी और होएगा सॉल्व, लेकिन बेसिकली अवकलन तो कर दिया है। अवकलन का मतलब परिवर्तन की दर, किसी भी क्वांटिटी, किसी भी मैथमेटिकल फिजिकल क्वांटिटी के परिवर्तन की दर का मतलब ही होता है उसका अवकलन करना। तो उसका अवकलन कर दिया हमने, ये भले अभी आगे और सॉल्व होएगा, लेकिन हमको एक पर्टिकुलर पॉइंट में इसका मान निकालना है। वो बोल रहा है कि जो बराबर भुजाएं हैं, यानी ये x और x था ना, ये जो बराबर भुजाएं हैं आधार के बराबर जब हो जाएंगी तो उस पॉइंट पे हमको इसका क्षेत्रफल का परिवर्तन की दर निकालनी है, घट रहा है कि बढ़ रहा है वो निकालना है। यानी बराबर भुजाएं जो हैं, यानी जो x है उसको बराबर रख देना है आधार के, ये जो लाइन है यहाँ पे इसका मतलब यही है। उस समय जब त्रिभुज की समान भुजाएं आधार के बराबर है, सिंपल समझ में आ गया होगा अब तो, त्रिभुज की समान भुजाएं आधार के बराबर हैं, तो ये बोल रहा है कि भाई x बराबर b रख दो, x बराबर b रख दो, इसमें इसमें इस पूरे में x बराबर b रखने पर, प्रश्नानुसार x बराबर b रखने पर, क्योंकि उसने खुद ही बोला है इस पॉइंट में निकालना है हमको,
ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे b पुट कर दो, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे b पुट कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व बन जाएगा। ठीक है, ये माइनस का 3 उस b के साथ चला जाएगा, माइनस का 3b अपॉन में 2, साथ में यहाँ पे बच रहा है 1 होल अपॉन 4x² यानी 4b² हो जाएगा, माइनस का b² अपॉन में 4 अपॉन में 4 dA/dt इक्वल्स टू माइनस का 3b अपॉन में 2, माइनस का 3b अपॉन में 2, और ये साथ में ये जो 1/4 है, 4 का भार, 4 का कितना भार आएगा भाई, 4 का 4b² में से 3 ये जाएगा तो 3b² बचेगा का 4, ये जो 4 है बाहर आएगा, जो 4 है कहाँ जाएगा, ये आएगा बाहर, तो ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा 1/2, साथ में 1, ये हो जाएगा 3b², 3b²। ठीक है, 3b², 2 से 2 चला जाएगा, 2 से 2 कैंसल, 2 से 2 कैंसल। देन इसके बाद हमारे पास देखिए अंडर रूट के अंदर 3b² है, अंडर रूट के अंदर 3b² है, तो 3 तो अंडर रूट के अंदर ही रह जाएगा लेकिन b बाहर आ जाएगा, 3 अंडर रूट के अंदर रह जाएगा लेकिन b बाहर आ जाएगा। ओके, b से b कैंसल, तो 3a/dt बराबर माइनस का 3/√3, तो थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं, √3 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, √3 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा कितना, माइनस का 3√3 अपॉन में 3, 3 से 3 कट जाएगा तो ये बचेगा माइनस का √3। तो इस दर से क्या हो रहा है, इस दर से क्या हो रहा है, घट रहा है या बढ़ रहा, ठीक है, इस दर से क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, तो हमने निकाल दिया है तेजी से घट रहा है, वहाँ पे लिख रहा है ना किस दर से घट रहा है, घट रहा है नहीं माइनस में आना चाहिए। ठीक है, तो माइनस में आ रहा है ना हमारा क्षेत्रफल माइनस में आ रहा है भाई, तो इस दर से हमारा जो क्षेत्रफल है घट रहा है, किससे, जो हमारा क्षेत्रफल के घटने की दर है वो है माइनस का √3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर यही होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, यस, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आई होप। ठीक है, ओके ओके, देन हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, देखिए। ठीक है, देखते हैं इसको। अच्छा, इसके पहले ये वाला देखिए, ये वाला, हाँ ये वाला देखते हैं। जैसे एक 10 मीटर त्रिज्या, ये वाले इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आ जाता है फ्रिक्वेंटली। ठीक है, एमसीक्यू में भी आ जाता है, जैसे यहाँ पे देखिए, देख सकते हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में ही है क्वेश्चन, लेकिन आ भी सकता है एमसीक्यू में ही। एमसीक्यू में मतलब वैसे भी सब्जेक्टिव भी आ सकता है ये क्वेश्चन, से दो दो मार्क्स के लिए भी आ सकता है। ठीक है, काफ़ी कॉमन होते हैं और ईजी होते हैं क्वेश्चन, तो फटाफट से इसको करते हैं, देखिए। ठीक है, एक 10 मीटर त्रिज्या के बेलनाकार टंकी, बेलनाकार यानी सिलेंड्रिकल टैंक दे रखा है आपके पास, ये है भाई सिलेंडर, इसी को बोलते हैं सिलेंडर। ओके, 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या है इसकी, यानी रेडियस कितनी है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर रेडियस दे रखी है, और 314 मीटर क्यूब पर हाइट पर, हाँ, की दर से गेहूं भरा जा रहा है। ठीक है, गेहूं क्या है, पर आवर है। ठीक है, पर आवर, तो यहाँ पे देखिए गिवन यानी दिया क्या क्या है, रेडियस त्रिज्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर, सॉरी 10 मीटर है, 10 मीटर तो त्रिज्या दे रखी है, ये क्या दे रखा है बताइए, उसकी यूनिट से पहचानिए उसको, किसके परिवर्तन की दर है, यहाँ पे देख रखा है मीटर की पावर 3, तो जब भी पावर 3 होती है तो वो वॉल्यूम होता है। ठीक है, क्या होता है, आयतन, तो आयतन के परिवर्तन की दर दे रखी है, आयतन के परिवर्तन की दर, के परिवर्तन की दर दे रखी है हमको, कितनी दे रखी है, 314 मीटर क्यूब पर आवर, घंटा, मीटर प्रति, ठीक है, घन मीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो आयतन को v बोलते हैं, तो ये समय के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर दे रखी है भाई, वॉल्यूम का समय के सापेक्ष की परिवर्तन दे रखा है, मतलब ये जो वॉल्यूम है
इतने घंटे के हिसाब से बदल रहा है या बढ़ रहा है, जो भी हो रहा होगा, भरा जाता है तो बढ़ रहा होगा, ठीक है। तो जो आयतन के परिवर्तन की दर है 314 मीटर क्यूब पर आवर दे रखी है, ठीक है। हमें निकालना है भाई भरे गए गेहूं की गहराई की वृद्धि दर निकालनी है, यानी निकालना क्या है, ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है। आपको पता होगा भाई, जो सिलेंडर होता है, जो बेलन बेलन होता है, इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो होती है त्रिज्या, एक इसकी हाइट भी होती है, ऊंचाई, ऊंचाई भी तो होती है इसके पास। तो भाई अगर इसमें गेहूं भर रहे होंगे तो इसकी त्रिज्या तो फिक्स है, त्रिज्या तो दे रखी है 10 सेंटीमीटर। हाइट बढ़ रही होगी ना, जैसे जैसे हम इसमें गेहूं डाल रहे होंगे, तो कुछ एक घंटे बाद मान लो यहाँ भर गया। अब बहुत बड़ा टैंक है तो मान लीजिए कुछ घंटे बाद यहाँ भर गया, कुछ घंटे बाद ऊपर तक आ गया, कुछ घंटे बाद यहाँ तक चला गया। तो ये हाइट किस दर से बढ़ रही है टैंक की, यानी गेहूं डालने के बाद हाइट किस हिसाब से बढ़ रही है, ठीक है। अगर उसमें इस हिसाब से गेहूं डाला जा रहा है तो हमको हाइट के बदलने की दर निकालनी, यानी यानी क्या निकालना है हमको, dH/dt ज्ञात करना है, ये हमको निकालना है भाई, ठीक है। अब करेंगे क्या, देखिए जो चीज़ हमको दे रखी है उसी का फॉर्मूला खोलना है। आयतन दे रखा है तो आयतन का फॉर्मूला खोल लो, ठीक है। बेलन का आयतन क्या होता है, फटाफट से याद होना चाहिए भाई। बेलन का आयतन, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है भाई, πr²h, πr²h, πr²h। तो भाई आपको दे रखा है dV/dt 314 दे रखा है, 314 दे रखा है, यस 314, ठीक है। तो वॉल्यूम की जगह इसको रख दो, वॉल्यूम की जगह ये πr²h पुट कर दो इक्वल टू में 314। पाई बाहर आ जाएगा, d/dt r² और h, ठीक है। और क्या क्या दे रखा है भाई, ठीक है। रेडियस भी हमको दे ही रखी है तो रेडियस भी कांस्टेंट होगा, वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये भी कांस्टेंट है ना, तो यहाँ पे पहले ही रख दो इसमें, रेडियस है हमारा 10 का स्क्वायर और h इक्वल्स टू 314, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, यानी 3 × 10 का स्क्वायर भी बाहर, ठीक है। देन मल्टीप्लाई अंदर बचेगा हमारे पास dt और साथ में h बच जाएगा, जो हमको निकालना है, यही तो हमको निकालना है, dH/dt, यानी हाइट के परिवर्तन की दर निकालनी है, इक्वल्स टू में 314। ये इसको ठीक है। देन dH/dt को निकालना है तो इसको अकेला कर देंगे, वो 3 और 10 का स्क्वायर नीचे आ जाएगा 314 के, ठीक है। 3 और 10 का स्क्वायर, 3 से इसको डिवाइड कर दो, 10 का स्क्वायर 100 कर दो, डिवाइड कर लेना, 10 का स्क्वायर 100 होता है, ठीक है। तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 से इसको डिवाइड कर लीजिए, 314, 3 एकम 3, ठीक है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, देखो छोटी सी गलती जो होती है आपसे, वो देखिए यहाँ पे 14 लिखोगे, यहाँ पे आप 3 × 12 लिख दोगे, पक्का कितना, 3 × 12, तो कर दोगे, यहाँ पे पॉइंट लगा दोगे, यहाँ पे 0 बढ़ा दोगे, 3 × 6 = 18, हो जाएगा गड़बड़, 14.6। बहुत बच्चों का आ भी गया होगा 14.6, ये गलती करते हैं बहुत बच्चे, ठीक है। ये डिवाइड में छोटी सी गलती हो जाती है, इसलिए मैंने ये छोटी सी चीज़ यहाँ पे बताई है आपको। तो डिवाइड करते हुए छोटे से रूल आपने ध्यान रखना है कि भाई जब भी हम दो डिजिट्स एक साथ नीचे लेते हैं तो हम वहाँ पे 0 लगाते हैं, 0 लगाना मत भूलना। 3 × 3 किया, ठीक है, यहीं पे कट हो गया, 3 में से 3 गया 0। अब देखिए एक निकालेंगे तो एक तो छोटा है 3 से, तो हमें 14, दोनों दोनों नंबर साथ में उतारने पड़ेंगे ना। तो जब दो डिजिट सामने एक साथ उतारी जाती हैं तो यहाँ पे 0 लगाना मत भूलना। उसके बाद तब नॉर्मल डिवीजन करना है, 3 × 12, 2 आएगा, अब लगा दो पॉइंट के 0, 3 × 6 = 18। अब ये क्योंकि ऐसे चलता रहेगा तो इतना ही आता रहेगा, कितना आता रहेगा ये 104.66 ऐसा होता रहेगा। और बट्टे में अभी 100 है, इसलिए मैंने 100 से गुणा नहीं करी उसकी, क्योंकि बाद में पॉइंट खिसक जाएगा। अब 100 है तो 100 को इधर खिसका देंगे, यानी तो dH/dt है हमारा, वो आ जाएगा हमारा 2 पॉइंट, और इधर खिसक जाएगा दशमलव, तो 1 2 यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। अब ये 6 6 6 आता रहेगा, ठीक है। तो यही है हमारा ऊंचाई के बदलने की दर, ऊंचाई के बदलने की, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर हो रहा है भाई, ठीक है। तो ये हमारा बहुत ही, ये इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, ठीक है। ये वाला हो गया, जैसे आपको एक्सरसाइज में बहुत सारे मिल सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको बस, हाँ शर्त यह है कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसकी जगह शंकु हो सकता है, इसकी जगह स्फेयर हो सकता है, कोई गोलाकार वस्तु हो सकती है, कोई घन हो सकता है, घनाभ हो सकता है, तो इस प्रकार से
कुछ भी आकृति दी यानी शेप दी जा सकती है, आपको उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए आयतन वगैरह का, ठीक है। तो जिस चीज़ का बोला हो उसी का फॉर्मूला अप्लाई कर देना बस। ओके, यस। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, देखिए अंतराल ज्ञात करना है सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले आपके पास जो फंक्शन दे रखा है वो लिख देना है, x⁻³ अपॉन दे रखा है। सबसे पहले तो बेसिक वही है, सबसे पहले हमको अवकलन करना है, ठीक है। अवकलन कर लीजिए इसका। अवकलन करने के लिए x⁻³ को ऐसे लिख दो और x⁻³ को ऊपर ले जा लो, माइनस का हो जाएगा, ताकि हम अवकलन कर सकें आसानी से, ठीक है। पावर जो ऊपर जाती है तो माइनस का हो जाता है, साइन बदल जाता है। अब कर लो अवकलन, f डैश x जो हो जाएगा आपका, x⁻³ का अवकलन हो जाएगा 3x², इसका अवकलन हो जाएगा माइनस का 3 नीचे आएगा और इसकी पावर हो जाएगी -1 और कर देंगे भाई, है ना। f डैश x बराबर हो जाएगा 3x² माइनस 3x⁻⁻4, ठीक है। तो थोड़ा और ठीक कर दो, 3 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा x की पावर, और ये इसको नीचे लिख देंगे x की पावर को 4 पॉजिटिव में, ठीक है। तो ये हमारा f डबल डैश x आया है f डबल डैश x, ठीक है। सॉरी f डैश x आया, सिंगल वाला अवकलन किया अभी हमने, ठीक है। ओके ओके, तो यहाँ पे इसके बाद हमने क्या करना है भाई, अंतराल ज्ञात करना है ना, तो इसको बराबर 0 रख देंगे। क्या कर देंगे, बराबर 0 रख देंगे। तो f⁻x बराबर 0 रखने, 0 रख देंगे इसको, तो 3x² माइनस 1/x⁴ इक्वल टू 0। भैया आप बोलोगे x⁻4 माइनस का था, इसको नीचे कैसे ले गए, देखिए जब ऊपर होता है तो नीचे आ जाता है, तो पावर पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाती है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाती है। उस टाइम मैं अवकलन करने के लिए उसको ऊपर ले गया था तो उसका साइन माइनस हो गया था। अवकलन करने के बाद में उसको दोबारा से नीचे लाया है, इसलिए उसका साइन दोबारा से हमने बदल दिया है, ठीक है। ओके, इसको 0 बराबर रखेंगे, 3 0 के बट्टे में जाएगा तो बच जाएगा। देन हमारे पास ये बच रहा है, तो सॉल्व करोगे तो 4 इससे मल्टीप्लाई होगा, x की पावर 8 नहीं होगा, हाँ x की पावर 6 होगा। गुणा करने पर घाते जुड़ती हैं, घाते गुणा नहीं होती। कोई बेवकूफ़ होगा यहाँ पे लिख देगा x⁻8, ठीक है। x⁻8 नहीं लिखना है, ठीक है। ये छोटी छोटी गलती मत करना भाई। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर को ऐड करते हैं, तो ये x⁻6 -1 और होल अपॉन में x⁻4 हो जाएगा इक्वल टू में 0। ये फिर से इधर जाके 0 हो जाएगा, हमारे पास कुल मिला के बचेगा x⁻6 -1 बराबर 0, ठीक है। तो थोड़ा फर्दर सॉल्व करेंगे, देखिए x⁻6 -1 बराबर 0 है। x⁻6 को इस हिसाब से लिख सकते हैं क्या, और 1 को इस हिसाब से लिख सकते हैं क्या? क्यों? क्योंकि हमें गुणनखंड करना है। x की पावर को 3 की पावर 2 लिख दिया, क्योंकि 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है, वही हो जाएगा। अब यहाँ पे a² माइनस b² का फॉर्मूला लगा देते हैं, जो कि होता है a + b × a - b। a की जगह x की पावर 3 है, b की जगह 1 है। ये हमारा जो ये क्वेश्चन खुल जाएगा, ये खुल जाएगा x की पावर 3 + 1, और एक बार हो जाएगा x की पावर 3 - 1 इक्वल टू 0। एक बार इसको बराबर 0 रख दो, x की पावर कितनी आ जाएगी, x बराबर कितना आ जाएगा, -1। और एक बार इसको 0 के बराबर रख दो, x बराबर कितना आ जाएगा, +1। तो हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ रही हैं। तो इसके बाद क्या करते थे हम, जब x की वैल्यूज़ आ जाती थी, अंतराल निकालने के क्या करते थे, जो दोनों वैल्यूज़ आई हैं उनको संख्या रेखा पर लिख दीजिए। एक आया है -1, एक आया है +1। तो -1 इधर क्यों नहीं लिखा, इधर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि संख्या रेखा पर नेगेटिव वाली नंबर लेफ्ट साइड होती हैं और पॉजिटिव नंबर राइट साइड होते हैं, इसलिए माइनस उधर रखा है, +1 इधर रखा है, ठीक है। और संख्या रेखा पे आपको पता होगा इस साइड माइनस का इनफाइनाइट होता है, इस साइड प्लस का इनफाइनाइट होता है। तो ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो संख्या रेखा तीन अंतरालों में टूट चुकी है, 3 भाग में टूट चुकी है ना। तो 3 अंतराल बन रहे हैं हमारे पास, 3 अंतराल। अंतराल क्या क्या बन रहे हैं, एक तो बन रहा है भाई, एक तो बन रहा है माइनस इनफाइनाइट से लेके -1, एक बन रहा है हमारा -1 से लेके 1, और एक लास्ट बन रहा है हमारा 1 से लेके इनफाइनाइट।
अब छोटी सी चीज़ किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि आपने कहीं पे ये वाला ब्रैकेट इस्तेमाल कर रहे हो, कहीं पे ये वाला ब्रैकेट इस्तेमाल कर रहे हो। सिंपल है, जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 0 5 6 जैसे ये नंबर्स होते हैं, उनमें आप इस वाले का इस्तेमाल करते हो। और इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं होता अपने आप में, वो तो इमेजनरी है, काल्पनिक चीज़ है, तो उसके साथ ये वाले ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। 11th में आपने खुला अंतराल बंद अंतराल के बारे में, क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल के बारे में पढ़ा होगा समूचे चैप्टर में। ठीक है, तो देखिए नंबर्स के पास में मैंने उसको क्लोज ब्रैकेट का इस्तेमाल किया है, और इनफाइनाइट के पास हमेशा ओपन इंटरवल ये गोल वाला ब्रैकेट का इस्तेमाल होता है। ठीक है, देखिए अंतराल निकल गए। ठीक है, तो इस हिसाब से आप अंतराल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी हिसाब से आपने ये वाला इसमें भी अंतराल निकालना है। ठीक है, ठीक है, उन बिंदुओं को ज्ञात, हाँ इसमें आपने अंतराल निकाल के मुझे बताना है। हालांकि इस क्वेश्चन में कुछ और है, लेकिन आपने मुझे अंतराल बता के दिखाना है। ठीक है, अंतराल आपने मुझे इंटरवल बताना है कमेंट सेक्शन में, इंटरवल, केवल इसमें इंटरवल बताइएगा, इंटरवल खोज के दिखाइएगा। ठीक है, हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपने इंटरवल बताना है, इसको अवकलन करके 0 के बराबर रख के एक्स के इंटरवल्स बताने हैं आपने। वो स्थानीय परिवर्तन बिंदु ये सब हम करेंगे किसी दूसरी क्लास में। ठीक है, तो फिलहाल आप मुझे इंटरवल बता के दिखाइएगा कि अंतराल कितना बना है। ठीक है, तो इतना ही है आज के लिए। कि आगे क्लास में, इसके आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो थैंक यू, जितने बच्चे यहाँ पे उपस्थित थे सभी का धन्यवाद। आशा है कि आपको समझ में आया होगा, जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं आपको समझ में आए होंगे और मज़ा आया होगा आपको, आपने खुद भी ट्राई करे होंगे। ठीक है, इसी टाइप की वीडियोस निरंतर आपको मिला करती रहेंगी। इस चैप्टर से रिलेटेड और क्वेश्चन लेके आएंगे, क्योंकि इस चैप्टर बहुत बड़ा है। जैसे हमारे पास कुछ क्वेश्चन रह भी गए हैं, तो और 1 2 वीडियोस इससे रिगार्डिंग आया करेंगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रख लीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।